नमन बाय निम्रा अहमद। कसरे कारेदार ये रात कसरे नमन बाय निम्रा अहमद। कसरे कारदार पर रात की तारीकी स्याह बादलों की तरह उतरी हुई थी जो गहरे पुरस्रार रातों से लदे हों, ऐसे जैसे बस अभी बरसने को तैयार हों। ना बरसें तब भी इनकी खौफनाक गर्ज दूर दूर तक सुनाई देती हो। ऐसे में फारस गाजी सब्ज़ाजार पर अपनी इनेक्सी के सामने खड़ा था। ये जगह हाशिम के कमरे की अकबी बालकोनी से बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। 2 मंजिला इनेक्सी जो बिल्कुल खामोश और वीरान सी खड़ी थी। बाहर से हर साल उस पर पेंट होता था, खुशनुमा और ताज़ा लगती थी, मगर अंदर से बंजर हो चुकी होगी, वो जानता था। चाबी इसके पास नहीं थी, उसे ज़रूरत भी नहीं थी। वो कदम कदम चलता बरामदे में आया, दाखिली दरवाजे पर रुका, मुड़कर एक नज़र खामोश अंधेरे सब्ज़ाजार पर डाली। कारदार इस वक्त घर पर ना थे और जो थे वो सो रहे थे। वो वापस घूमा और झुककर पंजों के बल ज़मीन पर बैठा। जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसमें पतली सी तार थी। उसने तार लॉक के अंदर डाली और उसे मुख्तलिफ जावियों पर घुमाता रहा। 1 2 3 4 5 6 क्लिक आवाज सी आई और लॉक खुल गया। वो तार जेब में डालकर उठा और दरवाज़ा खोला। इनेक्सी अंधेरे में पड़ी थी। फारस अंदर आया। इसने कोई बत्ती नहीं जलाई। कदम कदम चलता आगे आता गया। दर और दीवार मैले से लगते थे। वीरान और मकड़ी के जालों से पुर सोफों पर चादरें पड़ी थीं। फिजा में गिर्द की दबीज तह थी। वो अंधेरे में खड़ा रहा, यूं ही गर्दन मोड़कर वीरान नजरों से बैरूनी दरवाजे को देखने लगा जो खुले दरवाजे के बाइस नजर आ रहा था। फारस गाजी, आपको दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यहीं इसी बरामदे में खड़े उन्होंने इसे हथकड़ी लगाई थी। इसने गर्दन मोड़ी। यहीं इसी घर में वो हंसमुख सी लड़की भागती नजर आती थी, तरताशा। और यहीं इस घर में वो उस रात टहलता रहा, बेचैन कर्ब से। जब वारिस गाजी को मारा गया था तब इधर इसने निगाह उठाकर देखा। इधर कसर में एक तकरीब जारी थी। रोशनियां कुमकुमे रात को मुनव्वर किए हुए थे। वो तकलीफ से यादें बहुत थीं। फारस ने सर झटका, जैसे बहुत कुछ जहन से भी झटकना चाहता हो, और फिर तेजी से बाहर निकल आया। दरवाज़ा जोर से बंद किया। लॉक क्लिक होकर खुद ब खुद मुकफ्फल हो गया। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ दूर जाता दिखाई दे रहा था। नश्तर चुभे हुए थे रगोजा के आस पास। सुबह जब सूरज की रोशनी बादलों के किनारों को सुर्ख और जामनी रंग में दहका रही थी तो शहर के कारोबारी इलाके में इसने स्याह पैंट पर बटनों वाली शर्ट पहन रखी थी। बाल बहुत छोटे कटवा लिए थे, फौजियों की तरह, गोया उस्तरा फेरने के 2-4 दिन बाद के इंच भर बाल हों। 2 हफ्ते कबल रिहा होने वाले फारस से वो बेहतर नजर आ रहा था। धात का डिक्टेटर दरवाजे के सामने खड़ा था। लोग इसमें से गुजर कर अंदर जा रहे थे। वो साइड से निकलकर चला गया तो गार्ड चौंके। किसी ने उसे आवाज़ दी। फारस ने सुने बगैर रिसेप्शन पर लम्हे भर को रुका। हाशिम कारदास का ऑफिस। अबरू उठाकर उखड़े हुए अंदाज में पूछा, 5वें फ्लोर पर, मगर आप? रिसेप्शनिस्ट का फिक्रा अधूरा रह गया। वो आगे बढ़ चुका था। गार्ड बे इख्तियार पीछे आया। लिफ्ट में दाखिल होकर उसने उनके आने से पहले बटन दबाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गार्ड घबराकर वायरलेस पर इत्तला भेजने लगा। 5वें फ्लोर पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वायरलेस पकड़े एक गार्ड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। फारस नजरअंदाज करके राहदारी में आगे बढ़ गया। उसे गालिबन ऑफिस याद था, फ्लोर जहन से निकल गया था। हाशिम अंदर है? सेक्रेटरी से बस सर से सब पूछा। वो जी कहती हैरान सी उठी। गार्ड दौड़ता हुआ आ रहा था।
उसे रुकने का इशारा कर रहा था। सर, मिस्टर कारदार मसरूफ है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो दरवाजे की तरफ आया तो गार्ड सामने आ गया। सर, आप यूं अंदर नहीं जा सकते, आपने नीचे सिक्योरिटी को। मेरे मुंह मत लगो। त्योरी चढ़ाकर फारस ने हाथ से इसके कंधे को पीछे धकेला और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गार्ड हवास बाख्ता पीछे भागा। अंदर हाशिम अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठा सामने मौजूद 2 अफराद से कुछ कह रहा था। इस अचानक आफत पर सर उठाकर देखा। फारस से गार्ड तक नजरों ने सफर किया। इनको भेजो, मुझे बात करनी है। फारस ने तीसरी कुर्सी खींची और टांग पर टांग रखकर बैठ गया। हाशिम के लब भींच गए। आंखों में उतरती नागवारी को उसने जब्त कर लिया। सर, मैं इनको मना कर रहा था, मगर ये, हाँ ठीक है, मैंने ही बुलाया है। ताज़ा दम होकर मुस्कुराते हाशिम ने उनको जाने का इशारा किया। वो निकले तो हाशिम पीछे होकर बैठा और खामोशी से फारस को देखा। क्यों बुलाया है? उसने अब्रू उठाकर अखड़े अखड़े अंदाज में पूछा। हाशिम उठा और दीवार तक गया। वक्त दीवार में एक पेंटिंग लगी थी। हाशिम ने पेंटिंग को स्लाइडिंग डोर की तरह दाईं तरफ स्लाइड किया। अंदर दीवार में नस्ब सेफ था। उसने कुछ नंबर डायल करके सेफ खोला। उसकी पुष्ट अब फारिस की तरफ थी और वो पासवर्ड या अंदर से सेफ नहीं देख सकता था। हाशिम ने सेफ बंद करके पलटा और मेज पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक प्लास्टिक बैग रखा। शफाफ बैग के अंदर जेवरात दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी अमानत। तुम्हारे गिरफ्तार होने के बाद पुलिस बार बार घर आती रहती थी, इसलिए मम्मी ने पहले ही तुम्हारी तमाम कीमती अशिया वहां से निकाल ली थी। चेक कर लो। वापस बैठते हुए उसने दोस्ताना मगर मोहतात अंदाज में कहा। फारस ने बस एक नजर इन सबको देखा और फिर अब्रू तान कर कहा, हाशिम, ठीक है, और कुछ? तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने बहुत कोशिश की। जस्टिस सिकंदर को बहुत फेवर दिए और जबकि मैं इनसे मायूस हो चुका था, उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया। बहरहाल अब तुम बाहर हो, नई जिंदगी शुरू करो। तमहीद काटो और मतलब की बात पर आओ। फारस ने उसकी बात बेजारी से काटी। हाशिम ने गहरी सांस बाहर को खारिज की और जरा सा शाना उचकाया। तुम्हें जॉब चाहिए होगी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट है। नहीं चाहिए? और कुछ? वो खड़ा हुआ और अपनी चीजें इकट्ठी की। हाशिम ने सर उठाकर तासुफ से उसे देखा। हम कज़न हैं यार। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, मगर मेरी बीवी तुम्हारी बीवी नहीं थी। फारस की आवाज़ बुलंद हुई। आंखों में गुस्सा उतरा। कान की लौएं सुर्ख पड़ी। तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ किस तरह तुम इसको मेरे खिलाफ उकसाया करते थे? ओह खुदा! हाशिम ने झुके हुए अंदाज में सर झटका। तुम अपनी इस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं कर लेते? एक दफ़ा वो मेरी बहन की तरह थी। इस बात पर तुम मुझसे कोई मुक़द्दस सहीफ़ा उठवाना चाहते हो तो उठवा लो। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। फारस शक और शुबे से आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था। तुम्हारे उस रवैये के बावजूद मैंने तुम पर शक नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुमने वो कत्ल किए होंगे। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन था, मगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वो हट नजर आ रहा था। फारस के तासुरात धीमे पड़े, मगर वो इसी तरह उसे देखता रहा। हाशिम अब उठा। दोनों के दरमियान मेज हाइल थी। और मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या करना चाहोगे अब? जिसके खानदान के 2 फर्द मार दिए गए हों, उसे क्या करना चाहिए सिवाय हर जिम्मेदार शख्स का गिरबान पकड़ने के? कमरे में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई थी। हाशिम का दम घुटने लगा। उसने बेइख्तियार टाई की नॉट ढीली की। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे अच्छा वकील तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस केस को दोबारा से जिंदा करके असल कातलों को सामने लाए। इसलिए जॉब नहीं करनी यहाँ मत करो, मगर जब और जैसे तुम्हें कुछ मालूम हो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगे, राइट? हाशिम ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। फारस उखड़ा उखड़ा उसे देखता रहा, फिर मुतज़ब्बिब सा हाथ हिलाया। हाशिम मुस्कुराया। फारस बाहर निकला तो जवाहरात खट खट करती चौखट पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर इज़्तिराब था। तेजी से हाशिम तक आते उससे पूछा, ये क्यों आया था? साथ ही दरवाज़ा बंद किया। जब भी उसको आज़ाद देखती हूँ मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नज़र आती है। हाशिम ने इसकी फिक्र और परेशानी को साफ नज़रअंदाज किया। मैंने बुलाया था
जॉब की ऑफर की मगर नहीं माना। जॉब क्यों? अच्छा, ताकि वो मसरूफ रहकर किसी इंतकामी कार्रवाई से बाज रहे। हाशिम ने अस्बात में सर हिलाया। जवाहिरात ने ठंडी सांस ली और खामोश हो गई। फिर बोली, उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? इसके खदशे बढ़ते जा रहे थे। अगर होता तो इस तरह आराम से चला न जाता। वो हाथों से बात करने का आदी नहीं है, अदाकार तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका फोन फिर बजा। उसने झुंझुलाकर कॉल रिसीव की। जी सर, मैं आपके ऑफिस पहुंच गया हूं, बस लिफ्ट में हूं, आ रहा हूं। बहुत सरल से झूठ बोलकर कॉल काटी गई। फिर ब्रीफ केस में जरूरी चीजें डालने लगा और काम से जा रहा हूं, शाम को मिलते हैं। जवाहिरात बदिक्कत मुस्कुराई। वो इस नफासत और खूबसूरती से आरास्ता बंगले का स्टडी रूम था, जहां वो लैपटॉप के साथ बैठी काम कर रही थी। बाल जूड़े में बंधे थे और सब्ज आंखें सुकेड़े लबों से बॉल पेन का किनारा दबाए वो स्क्रीन को देख रही थी। फिर सर झुकाकर फाइल पर कुछ लिखने लगी। दफातन उसने खिड़की पर निगाह दौड़ाई तो रुक गई। दो जुड़वा बच्चियां अपने हम उम्र 2-3 बच्चों के हमरा बाहर जाती दिखाई दे रही थीं। सारा पेन छोड़कर बेइख्तियार बाहर लपकी। लाउंज में जरीना बेगम बैठी सिलाइयों पर कुछ बुन रही थीं। गाहे बगाहे चलते टीवी पर भी नजर डाल लेती थीं। सारा, ये तो एक ड्रामे देख देख कर हम कुछ बेहया नहीं होते जा रहे। उन्होंने ताइज चाही मगर वो सुन नहीं रही थी। अम्मी, आपने बच्चियों को फिर पार्क भेज दिया, मैंने मना किया था ना। भवें सकेड़े, वो बेबसी से कहती उनके सर पर खड़ी थी। जरीना बेगम ने खफकी से ऐनक के ऊपर से उसे देखा। बस करो बीबी, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे अकेला भेज दिया हो। आसपास के बच्चे भी हैं और कर्नल खुर्शीद की मुलाजमा भी, अभी घंटे भर में आ जाएंगी। आप भी कमाल करती हैं ना, वो नाराजगी से कहती इनके साथ बैठ गई, मगर नशीद के बिल्कुल किनारे पे। पता है अम्मी, हालात कितने खराब हैं, फिर भी आप इनको भेज देती हैं। अच्छा, तुम्हारी बेटियां हैं तो मेरी नवासियां भी हैं, दुश्मन नहीं हूं मैं इनकी। घर में कैद करके रखोगी तो बुज़दिल और डरी सहमी सी हो जाएंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने इसे जरा खातिर में न लाते हुए अपनी सलाई जारी रखी। मैं नहीं हूं बुज़दिल, वो सादी भी हर वक्त यही कहता रहता है। वो खफा भी थी और परेशान भी। वारिस की मौत भूल गई आप? कैसे उनको मार दिया गया। जब किसी खानदान में कोई कत्ल हो जाए तो खानदान वाले पहले जैसे नहीं रहते, वो रह ही नहीं सकते। सच तुमने बताया ही नहीं फारिस के रिहा होने का। मुझे अजीज भाई की बीवी ने बताया। वो सिलाई रोककर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, इसकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। सारा की आंखें हैरत से फैल गईं। फारस, वो तो रिहा नहीं हुआ? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? वो उल्टा हैरान हुई। जब तुम लंदन में थी तभी तो रिहा हुआ था वो, शादी को भी पता नहीं होगा फिर तो, वरना वो जिक्र तो करता। सारा हैरान थी बैठी थी। लो, वही तो उसे लेने गया था, उसे कब किसी बात का पता नहीं होता। मगर ये कैसे हो सकता है अचानक से? वो उलझ गई। और शादी ने नहीं बताया मुझे। फिर चौंक कर माँ को देखा। और क्या बताया आंटी ने? यही कि अपने मामू के घर रह रहा है, जवाहिरात के पास। अपना घर नहीं खोला भी और नुदरत के पास भी नहीं रह रहा। मगर अच्छा ही हुआ, मुझे तो कभी भी वो कसूरवार नहीं लगा। शुक्र के बच्चे की जान बच गई। उन्होंने फिर से सिलाइयाँ उठा ली। सादी भी यही कहता था, फारस ऐसा कभी नहीं कर सकता। मगर 1 हफ्ता हो गया और मुझे पता ही नहीं। वो अचंभे में थी। फिर बेइख्तियार घड़ी देखी और फोन की तरफ बढ़ी। किसको करने लगी हो फोन? कर्नल खुर्शीद की मैट का नंबर है मेरे पास, उसको कहती हूँ इन्हें जल्दी घर लाए। पूरे 15 मिनट हो गए हैं। फिक्रमंदर से कहती वो कॉर्डलेस उठाकर नंबर डायल करने लगी। जरीना बेगम माथा छूकर बुड़बुड़ाई, सारा का कोई इलाज नहीं। रात जब उनके बंगले पर उतर आई तो दीवारों ने देखा सारा अपने बेड में लिहाफ ताने लेटी थी और इसके दाएं और बाएं 2 नन्ही प्यारी सी बच्चियां लेटी थी। एक चित होकर छत को तके जा रही थी, दूसरी माँ के कान पर फिसलती लटों पर उंगलियां फेर रही थी। एमल और नूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सारा ने छत को देखते हुए गुमसुम से अंदाज में बात का आगाज किया। क्या हुआ मामा? आप लोगों को शायद याद ना हो, मगर आपके बाबा के एक भाई हैं। वो रुकी। हैं?
गहरी सांस ली। कुछ वजह थी जो वो यहाँ से चले गए थे, मतलब इनको जेल हो गई थी इसलिए। मगर फारस चाचू तो रिहा हो गए हैं ना, अमल एकदम बोली। सारा दंग रह गई। तुम्हें वो याद है? जी मामा। अमल ने उल्टा उसे हैरान होकर देखा। मैंने खुद सुना है, नानी बता रही थी फोन पर किसी को कि वो अब बाहर आ गए हैं, तो अब हम उनसे मिलने कब जाएंगे? नहीं अमल, उनके लहजे में सख्ती आ गई। हमने उनसे दूर रहना है, इनके साथ बहुत से मसले हैं, उनके पीछे बुरे लोग हैं, सो हम उनके करीब जाएंगे तो वो बुरे लोग हमारे पीछे भी लग जाएंगे, इसलिए अब हम उनसे ज़्यादा करीब नहीं होंगे। नूर ने सर हिला दिया। वो माँ के बालों से मुसलसल खेल रही थी, मगर अमल, उसने इतनी समझदारी से पूछा। ओके मामा, लेकिन हम उनसे मिलने कब जाएंगे? सारा इसको देख कर रह गई। मैंने कहा ना, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के मुंह से उनका जिक्र ना सुनूं। ओके? दुष्टगी से कहकर वो जरा फिक्रमंद सी अब लैम्प बुझा रही थी। नूर ने बत्ती बुझते ही फौरन आंखें बंद कर लीं, मगर अमल की आंखें पूरी खुली थीं। सेनेटर्स मॉल में रंगों और रोशनियों का सैलाब जगमगा रहा था। तीसरे फ्लोर के एक बुटीक की सारी बत्तियां रोशन थी। वक्त में मखमली सोफे बिछे थे, कपड़ों के रैक्स कोनों में थे। वहीं एक कदआवर आईने के सामने शहरीन खड़ी तनकीदी निगाहों से अपना पहना हुआ गोल्डन गाउन देख रही थी, जिसकी एक आस्तीन नहीं थी, दूसरी कलाई तक आती थी। इसने दाएं और बाएं दोनों तरफ से तिरछी होकर अपना अक्स देखा। सुनहरी बॉब कट बालों को 2 उंगलियों से पीछे किया और बेदारी से मुंह बनाया। फॉल अच्छी नहीं है जितनी मैंने कही थी। करीब खड़ी लड़की उसे जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, जैसे उसने गोया सुना ही नहीं। वो खुद को हर जावे से आईने में देख रही थी। इसके अक्स में पीछे सोफे पर बैठी सोनिया और मुस्तैद खड़ी मुलाजमा दिखाई दे रही थी। सोनिया बोर सी होकर बार बार कालीन पर पाँव रगड़ रही थी। अक्स में दुकान का दरवाजा भी नजर आ रहा था, और वो जो बिगड़े मूड से मैनेजर को कुछ कहने लगी थी, दरवाजे को देखकर बिल्कुल साकित हो गई। फिर इसने थूक निकला। चौखट पर सादी खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो उसे देख रहा था। शहरी ने मुड़कर सोफों की सिम देखा। तमीना, सोनिया को लेकर ऊपर फूड कोर्ट जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर मैनेजर से मुखातिब होकर बोली, मैं आपसे ज़रा ठहर कर बात करती हूँ। वो तो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता समीना ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पसो पेश की। मैम, ऊपर किस जगह? समीना, उसने तेज निगाहों से उसे घूरा तो वो फौरन सोनिया की उंगली थामे बाहर निकल गई। शहरीन फिर से आईने में देखते हुए गाउन का फॉल वाला गला उंगलियों से इधर उधर करने लगी। वो कदम कदम चलता इसके कांधे के पीछे आकर खड़ा हो गया। तो आप गोल्डन पहन रही हैं? गुड, मैं ब्लैक पहन रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़े बगैर आईने में उसको देखते हुए तेजी से बोली। सादी ने मसनूई हैरत से शाने उचकाए। ये एक मॉल है, यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं। मुझे घर से फॉलो कर रहे थे या फोन से ट्रेस किया है? क्या आप ये नहीं मान सकती कि हम इत्तेफाक से मिले हैं? एक लम्हे के लिए भी नहीं। सादी ने फौरन अस्पात में गर्दन हिलाई। ओके, आपके फोन से ट्रेस किया है। शहरीन इसकी तरफ पलटी और संजीदगी से उसे देखा। हमें इस तरह एक साथ नहीं नजर आना चाहिए, इसीलिए आपने उनको भेज दिया। वो हाशिम को बता देगी, उसने गोया झिड़क दिया। इतनी नाकाबिले एतबार मुलाजमा है आपकी। वो हैरान हुआ। वो नहीं, सोनिया, मेरी बेटी। वो अपने बाप को हर बात बताती है, तलखी से कहकर वो कान में पहने स्याह नगों वाले आवेदे उतारने लगी। आप इतना डरती हैं हाशिम भाई से? सादी, शहरीन ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं उससे डरती नहीं, मगर वो सोनिया को मुझसे ले सकता है अगर मैं इसके खिलाफ गई। और यू नो व्हाट, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है तुम्हें हाशिम के खिलाफ मेरी मदद चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जब आपने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने भी क्या ऐसे ही मना किया था आपको? वो अब संजीदा था। शहरी एक सानियों को खामोश रह गई। वो और उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। सादी जवाब दिए बिना इसको देखता रहा। वो भी उसे देखती रही। फिर सर झटका। क्या चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुराया।
अंदरूनी जेब से एक टैबलेट निकालकर मेज पर रखे शहरीन के पर्स में डाल दिया। सब इतनी फुर्ती से किया कि वो उसे उलझी हुई देखती ही रह गई। मेरा टैब आप कल मुझे पार्टी में वापस कर देंगे, इतना सा काम, मगर ये तुम खुद भी लेकर जा सकते हो पार्टी में? वो हैरान हुई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त है, मोबाइल वगैरह की इजाज़त नहीं है। मगर आप तो फैमिली हैं, तुम क्या चाह रहे हो? आप दूसरा काम करने की हामी भरे, मैं बता दूंगा। और क्या है वो दूसरा काम? उसने बहुत ज़ब्त से सीने पर बाजू लपेटते हुए पूछा। मुझे हाशिम भाई के लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए, हर सूरत। उफ, इसका सबर जवाब देने लगा। तुम पार्टी में ना ही आओ सादी, तुम हम दोनों को मुश्किल में डाल दोगे। मैं एक हफ्ते से, जब से हाशिम भाई ने बिलखसूस मेरे लिए कार्ड भिजवाया था, इस पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ। आपको हाशिम भाई से अपने तमाम दुखों और अजियतों का बदला लेना है ना, तो फिर आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें। आप मुझे हाशिम भाई का पासवर्ड लाकर देंगी। इसने संजीदा और मजबूती से एक एक लफ्ज अदा किया। शहरीन के तासुरात धीमे पड़े। उसने तजब्बुब, उम्मीद और खदशात से भरी आंखों से सादी को देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? वो उदासी से मुस्कुराया, एक जख्मी सी मुस्कुराहट। जो उन्होंने हमसे चुराया था, मैं वो वापस चुराने जा रहा हूँ। बाब 2, फरेबकार। और इब्लीस का साथी मामून भी था। जन्नत से निकाले जाने वाले एक कमतर रूह के वहां भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराहती सोने की बनी जन्नत की रोश को। ये मंजर उसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। उसने सिखाया बनिहीनु इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लूटना, उन खजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्द ही इसकी फौज ने जहन्नुम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और खोद डाली सोने की पसलियां। ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगलता है अंधेरे जहन्नुम में, कि शायद मट्टी ही काबिल है इस कीमती बला के। माखस हेल्टन, जन्नत गमशुदा। हुस्न इश्क का सोच ताल्लुक सिमतों का पाबंद नहीं। अक्सर तो खुद शमा का शोला बढ़ के गया परवाने तक। हाशिम कारदास की बेटी सोनिया की स्याह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तुलू हुई थी। जुल्फकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुसरत की डांट भरी ताकीद, हुनैन की भागती भागम भाग तैयारी, सब एक साथ चल रहे थे। सादी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। उसामा अब यूनिफॉर्म में तैयार गोल मेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हुनैन अपने स्याह कोट शूज पॉलिश करके जब आई तो टोस्ट की प्लेट को देखकर वो मुंह बना लिया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट, ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है हमेशा। वो माथे पर बालों पर ब्रश फेरती रही और वहीं से चिल्लाई। किचन से नुसरत का डपटा हुआ जवाब फौरन आया। 1000 दफा कहा है खाने की चीजों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए आगे होकर उसामा का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफ मामूल उसामा ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया, चुपचाप नाश्ता करता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि उसामा ने पुकारा, हुन्ना हुन्ना। उसने घूर कर उसे देखा। तारीख गवाह है, तुमने बगैर किसी काम के मुझे कभी हुन्ना नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से। हाथ झाड़ते हुए उसने मजीद संजीदगी से इतला दी। हुनैन ने बैग कांधे पर डाला, फाइल उठाई और इस्तेहज़ाइया अंदाज में सर झटका। मुझे गैस करने दो, क्या मंगवाया होगा तुमने? समोसे, साथ में चरगा और आलू के चिप्स। वो जैसे इन सब अशिया पर लानत भेजकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां बाहर वैन वाला हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बिहारी कबाब और बैक्ड हुए आलू। सैम ने अकब में सुकून से कहा। हुनैन के कदम जंजीर हुए, आंखों में
बेयकीनी फैली, यकदम मुड़ी, कोहनी से दबोच कर उसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी और मशकूक नजरों से उसे घूरा। तुम्हारी फेवरेट मायोनीज वाली सॉस। हुनैन के लब भरपूर मुस्कुराहट में फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम भी बता दो। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ साथ चलते बाहर आए तो बागीचा क्रॉस करते हुए सीम ने कहा, सादी भाई ने कहा था अम्मी नहीं जा रही तो मैं घर में रहूंगा। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने पिछले बर्थडे पर दिया था। तो बस फिर उसको धूप लगवा लो, हवा करा लगाओ और इस्त्री करो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सीम ने खुशगवार बेयकीनी से उसे देखा। मगर तुम भाई को कैसे मनाओगी? कट्टो सॉरी हुन्ना। सीम यूसुफ, ये जो आज तुम मुझ पर अपनी पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए है कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं ही हूँ, इसलिए अपने सूट की फिक्र करो बस। कहकर वो वैन में चढ़ गई। अंदर राफिया और खतीजा बुरी तरह दोहराई करने में मगन थी, जबकि आयमा किताब खोले कुछ लिख रही थी। आज उनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? उसने इम्तिहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार कुछ नहीं आता, समझो सब मिक्सअप हो गया है। राफिया ने हरासा सा नफी में सर हिलाते हुए मखसूस जवाब दिया। हुनैन ने अपनी फाइल खोली और सरसरी सी निगाह दौड़ाने लगी। फिर किसी एहसास के तहत नाइमा को देखा। वो टिश्यू पेपर पर कच्ची पेंसिल से कुछ लिख रही थी। नकल के ये तरीके इनको जाने सूझते कहाँ से थे। अगर पकड़ी गई तो? हुनैन ने करीब होकर सरगोशी की। उसने घूर कर देखा तो गर्मी गर्मी करती, इससे पसीना पोंछ लूंगी। सारे सबूत खत्म। उसने शाने उचका दिए तो हुनैन सर झटक कर अपना पढ़ने लगी। सैम खिड़की से बाहर देखता अपना सूट और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था, जिनको उसने सोमवार की पार्टी की तफसीलात देना थी। जहन में वो फिक्र तरतीब दे रहा था। पता है हमारे एक अंकल हैं, नहीं अंकल नहीं कज़न है शायद, हाशिम भाई। उनका घर पता है कैसा है? सैम को ये सोचकर नहीं मज़ा आ रहा था कि वो कितने मज़े से अपने दोस्तों को सारे किस्से सुनाएगा। तूने क्या किया ए जिंदगी, दश्तो दर में फिराया मुझे। अब तो अपने दरोबाम भी जानते हैं, पराया मुझे। कारदार खानदान के कसर के सब्ज़ाजार में मुलाजमों का अमला और फाजिल वेटर्स पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थे। अंदर लाउंज में भी सफाई का काम जारी था। शहरीन मुतवाज़न कदमों से जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। हाशिम का कमरा सुनसान पड़ा था। वो आगे बढ़ी। नौशर्मा के कमरे का दाखिली दरवाज़ा खुला था और आगे बालकनी का भी। वो बालकनी में बैठा था, लैपटॉप गोद में, कानों में एयरफोन्स। शहरीन वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि नौशर्मा ने चौंक कर उसे देखा तो वो सर झटक कर जाने लगी। आप कब आई? आइए आइए। शेरू जल्दी से एयरफोन्स निकालते हुए उठा। उसका चेहरा खिल उठा था। इस रोज की निस्बत आज दुरुस्त हुलिये में था। वो उसे पसंद करता था। कोई अंधा भी बता सकता था। शहरीन अंधी नहीं थी, अलबत्ता उसे मालूम था वो कहने की हिम्मत नहीं रखता। शहरीन ने परेशानी में नफी में सर हिलाया। नहीं तुम बैठो। फिर रुकी। हाशिम है या? उसने नौशरवान के भाई का नाम लिया। वही भाई जिसके डर के भाई शेरू कभी नहीं कह सकेगा। भाई का ऑफ था, मगर शायद शहला आंटी के केस के लिए कहीं गए हैं। इनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था किसी का। वो अभी तक मुंतजर खड़ा था। शहरीन की आंखों में मायूसी उभर आई। खैर, वो होता भी तो मेरा काम नहीं करता। इट्स ओके। वो जाने को पलटी। क्या हुआ मुझे बताएं। वो कदम कदम उठाता उस तक आया। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वेल, अगर आपने अपने काम का जिक्र मुझसे किया है तो यकीनन आपको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ। बताइए ना। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। शहरीन थके से अंदाज में मुस्कुराई। सोनिया, वही है असल मसला। इसको मेरी और हाशिम की पिक्चर्स चाहिए हनीमून की। तो आपके पास नहीं है? नौशर्मा को अंदर से शायद खुशी हुई। मैं तकलीफ दे यादों को संभाल कर नहीं रखती। उसने सुनहरी बालों में हाथ फेर कर इनको पीछे करते हुए कहा। वो दोनों हनूस चौकट पर ही खड़े थे। शादी की तो मेरे पास भी होंगी, मगर हनीमून वाली हाशिम के लैपटॉप में होंगी, और मैं तुम्हारे भाई के मुंह नहीं लगना चाहती। उसने बड़ी ही लापरवाही से लैपटॉप का जिक्र किया।
नो प्रॉब्लम, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई ऑफिस नहीं गए तो लैपटॉप घर पे ही रख कर गए होंगे। वो चलता हुआ साथ वाले कमरे में आया, बत्ती ऑन की। जल्दी करना, मेरे इस कमरे में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती, उसने फ्लैश ड्राइव बढ़ाते हुए कहा। नौशरवा ने डरते हुए पकड़ते हुए नजर भरकर उसके चेहरे को देखा। मैं समझ सकता हूँ, वो जवाबन जख्मी सा मुस्कुराई। नौशरवा ने हाशिम के स्टडी टेबल से लैपटॉप उठाया और ऑन किया। वो इसके साथ खड़ी होकर देखने लगी, साथ ही लब भी काट रही थी और उंगलियां भी मरोड़ रही थी। ओह, पासवर्ड, अब ये क्या है? सब कुछ ठीक होते हुए जब पासवर्ड मांगा गया तो नौशरवा कराह कर रह गया। शिरीन के माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था ना तुमसे, नहीं होगा, जाने दो। वो मुड़ने लगी। 1 मिनट ठहरे तो उसने अपना मोबाइल निकाल कर हाशिम को कॉल मिलाई। मेरा नाम ले लेना ताकि वो बिल्कुल भी अपना पासवर्ड ना दें, वो तलखे से बोली। नौशरवा ने खामोशी रहने का इशारा किया। वो बहुत समझदार नजर आने की सही कर रहा था। हाँ शेरू बोलो, वो मसरूफ था। भाई आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? क्यों, क्या हुआ? अपनी तमाम तब मसरूफियत के बावजूद वो चौंका था। कुछ पिक्चर चाहिए थी सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर? वो हाशिम था, टुटक गया। भाई दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? उसका मूड बिगड़ने लगा। फिर अच्छा कहकर सर हिलाकर फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कीबोर्ड के बटन दबाने लगा। इसके कांधे से झांकती शहरीन ने इसको हिफ्ज किया, गो के इसको जरूरत न थी, और फिर लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। ये लफ्ज तो उसको असपर था, आंखें बंद करके भी टाइप कर सकती थी। आप बताते जाएं कौन कौन सी चाहिए। इनकी हनीमून, शादी और दीगर मौके की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शहरीन को जाने की जल्दी थी और वो उसे देखकर सीने में कुछ चुभने लगा। एहसास ज़ियां, तही दामनी, ये वाली और ये तीनों। वो उंगली से स्क्रीन पर इशारा करती बताने लगी। नौशरवा ने कॉपी करते हुए इसके चेहरे को देखा। वो जब्त करती हुई नजर आ रही थी। उसने अफसोस, हमदर्दी और तरहम से सब कुछ महसूस किया, सिवाय फरेब की भूख है। मैं तो लब खोल के पाबंद सलासल ठहरा, तेरी और बात है, तू साहिब महफिल ठहरा। कमरा इम्तिहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। 2 मुमतहिन खवातीन कुर्सियों के कतारों के बीच में टहल रही थी। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थीं। हुनैन ने दफतन दर्द करती उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं बाएं देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी। सामने सड़क और बंगलों की कतारें नजर आ रही थीं। जिस लॉ कॉलेज को इसका इम्तिहानी मरकज बनाया गया था वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था, और ये कमरा यकीनन डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया होगा, उसने सोचा। नीचे लॉन था, वहां से इन उधेड़ उमर वकील साहब की कार निकलती दिखाई दे रही थी, जो हाई कोर्ट के वकील थे, इस लॉ कॉलेज के मालिक थे, और हर पेपर में बार बार इम्तिहानी कमरों का चक्कर लगाकर अपनी खराब अंग्रेजी में लड़कियों को नकल करने के नताइज से डराने की कोशिश करते थे। शुक्र के अब वो कहीं जा रहे थे और अगले 1.5 घंटे सर पर सवार नहीं होंगे। उसने मुस्कुराहट दबाकर सोचा और दोबारा पर्चे पर झुक गई। नायमा ने पीछे से उसे टहुका दिया। उसने झुंझुलाकर मुमतहिन को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुश्त थी, और पीछे मुड़ी। क्या है? राफिया को दो, उसने टिश्यू आगे किया। हुनैन ने जल्दी से टिश्यू पकड़ा, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो। राफिया की कमर पर पेन चुभाकर उसे मुतवज्जा किया। मुमतहिन अब चलती हुई आगे जा रही थी। कतार खत्म करके वो मुड़ती और इससे पहले इसने राफिया को वो दे देना था, मगर राफिया या तो डर गई या उससे समझने में गलती हुई, या मुमतहिन गलत वक्त पर मुड़ी। उसे टहोका देकर टिश्यू पकड़ाती हुनैन के हाथ से टिश्यू गिरा और वो पेपर पर झुकी। इसकी घबराहट ने सब वादे कर दिया। मुमतहिन खातून तेज तेज उस तरफ आई, झुक कर टिश्यू उठाया, उसे खोला। हुनैन ने सर झुकाया, अगला लफ्ज लिखने की कोशिश की, मगर हाथ नम हो गए, पर्चा नम हो गया, स्याही फैलने लगी। आप नकल इस्तेमाल कर रही थी? कहाँ से आया ये आपके पास? छोड़ें पेपर। वो दोनों हाथों से उसने उसका पेपर खींचा। 2 टीचर मजीद इस तरफ आई। वो हक्का बक्का सी बैठी रह गई। ये मेरा नहीं है मैम, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें इसे पकड़े देखा है। ये नायमा ने दिया था राफिया को देने। उसने पीछे और आगे दोनों को घसीटा कि वो कोई उसकी अच्छी दोस्तें तो ना थी जिनको वो बचाती।
میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں لاتعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا، سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ٹیچر اسے ہی دیکھ رہی تھیں، وہ اپنی چیزیں لے کر آفس میں آ جائے۔ ٹیچر نے اسے حکم دیا، اس کا پیپر ختم، آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا، 3 سال تک اب آپ پیپر نہیں دے سکتی۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین اور آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا، یہ ایک دم سے سب کیسے غلط ہونے لگا۔ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ رہی تھیں۔ میم یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہے، وہ خوش خلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا تھا۔ وہ اگلی پچھلی ان دم کٹی لومڑیوں کا شکار لگی تھی۔ صرف اسے اٹھایا گیا، وہ منت کرتی رہی، کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی، مگر کوئی اثر نہیں۔ میڈم اسے 2 کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئیں، کرسی پہ بٹھا دیا، پرچہ پیپر ویٹ تلے رکھ دیا اور ایک دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کی انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا۔ مقدمے کا پرچہ انہوں نے ہی آ کر بنانا تھا۔ ٹیم شہر کے کسی دوسری امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی، ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی ٹک ٹک حنین کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان تھی بیٹھی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی، میم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلی لڑکی کا تھا، اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں اس پر ابھی سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ انہوں نے غصے سے جھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا دیا، مگر ہار نہیں مانی، مان ہی نہیں سکتی تھی، وہ سعدی یوسف کی بہن تھی۔ اوہو، بھائی کو کتنا شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتی پکڑی گئی، تھانے میں مقدمہ، وہ لرز کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پر دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا۔ ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوسچن پیپر پر لکھ رہی تھیں، ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اس جگہ ایک پوری قطار جو کوسچن پیپر پر پوائنٹس لکھ رہی تھی اور اس قطار میں ٹہلتی ممتحن دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپیکٹر نے، اور پھر وہی جلاد صرف انسپیکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی، حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی۔ میز پر سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ ان کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحہ بھر میں فیصلہ کیا، اسے مدد پکارنا تھی، مگر کون، کس کو پکارے؟ موبائل اچک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا، پہلے سعدی کا، پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی نہیں، پھر پھپھو کا 2 ہندسوں کے بعد وہ بھی مٹا دیا، کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں، اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہ تھا، پھر کیسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تاریخ سرنگ میں کھڑی تھی، ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھا گیا 11 ہندسے جگمگانے لگے۔ بلا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو فیور دے رہے تھے۔ ہیلو، ہاشم نے تیسری گھنٹی پر فون اٹھایا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا، مگر ہاشم ہر انجان نمبر، ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔ ہاشم بھائی، میں حنین بول رہی ہوں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ دبی دبی سی آواز میں بولی، خوفزدہ نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ کون حنین؟ وہ یاد کرنے لگا۔ حنین کے گرد اندھیرے بڑھنے لگے۔ نقل کرنے پر ایک پرچہ امتحانی مرکز میں اور موبائل کے استعمال پر دوسرا پرچہ۔ مینودت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی سعدی کی بہن۔ ہاشم نے چونک کر کہا، ہاں حنین، بولو بیٹا، کیا ہوا، خیریت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی، انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے، پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کریں۔ میں، تم کدھر ہو؟ مجھے ایڈریس بتاؤ۔ فون کہاں سے کر رہی ہو؟ اس نے جلدی ایڈریس بتایا۔ باہر سے بولتی سپرنٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی، سپرنٹینڈنٹ آ گئی ہیں، کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا اور دروازہ کھلا۔ وہ اندر آ گئی۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچر اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، اسے تو وہ کنارے لگا ہی چکی تھی۔ اب پوری 5 لڑکیوں کی کوسچن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پنڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سخت غصے میں تھیں۔ کسی نے بھی موبائل کی سمت نہیں دیکھا کہ اس کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔
हाशिम से बात करके तसल्ली हुई थी। ये लॉ कॉलेज था, हो सकता है हाशिम इन खराब अंग्रेजी वाले प्रिंसिपल को जानता हो, वो उन्हें फ़ोन कर दे और मामला ख़त्म हो जाए। हाशिम सबको जानता है और ये तो सबको पता था कि काम के वक्त हाशिम कारदार को ही पहली कॉल की जाती है। इसने कोई गलती नहीं की। वो उंगलियां मरोड़ती खुद को रिलैक्स कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। वो खिड़की से नीचे गेट को देखने लगी। यहाँ से गेट साफ दिखाई दे रहा था। वो वकील प्रिंसिपल कब आएंगे? उफ, कितना वक्त गुजरा। सुपरिटेंडेंट की कितनी कड़वी कसीली सुनी, कुछ पता नहीं। पता उस वक्त चला जब उसने गेट के पास स्याह चमकती कार रुकती देखी। पिछला दरवाजा खोलकर वो निकला। स्याह सूट, टाई, सनग्लासेस, हाथ में सुर्ख कवर की फाइल, गिलासेस उतारे हुए उसने गेट पार किया। हुनैन का सांस रुक गया। बहुत अरसे के बाद देखा था, मगर पहचान थी। वो हाशिम था। हाशिम खुद आया था हुनैन के लिए। वो साकित हो गई। वो वकील लग रहा था या इसकी शख्सियत ही ऐसी थी। उसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वो किसी इम्तिहानी मरकज़ का पूछ कर ऊपर आया, राहदारी अबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हुनैन बेइख्तियार खड़ी हो गई। इसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम ने संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों ख़वातीन बदल सी होकर उसे देखने लगी। जी मैं हूँ, मगर ये इम्तिहानी मरकज़ है। यहाँ गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मना है। इसकी शख्सियत के रोब में वो ज़रा धीमी सी कहने लगी। तो फिर आप इनको यहाँ से भेज दें, क्योंकि मुझे और आपको तन्हाई में बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींची, टांग पर टांग जमाकर बैठा और संजीदगी से दूसरी मुम्तहिन की तरफ इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई, मगर दूसरी टीचर खुद ही जल्दी से बाहर चली गई। हुनैन, बेटे दरवाज़ा बंद करो। उसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादिर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्ची का जानने वाला था, मगर हुनैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने लगी थी, मगर वो बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। देखें आप इस तरह कैसे अंदर आ गए, ये कोई तरीक़ाकार नहीं। आपको इनके गुस्से का अब इनको गुस्सा चढ़ने लगा था। मैं हाशिम कारदार हूँ, हुनैन यूसुफ का वकील, और तरीक़ाकार मैं आपको अब समझा देता हूँ। मगर इसका नाम सुपरिटेंडेंट पे कोई असरअंदाज ना हुआ। वो उसे नहीं जानती थी। इस बच्ची ने नकल की है। नकल की बूटी हमने इसके पास से पकड़ी है और अभी इंस्पेक्टर आकर इस पर पर्चा काटने लगेगा। इसलिए मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली। जी, ये नकल की बूटी इसके पास से बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया तो हुनैन ने करंट खाकर बेशकीनी से उसे देखा। और ये बूटी इसे आपने ही तो पहुँचाई थी मैडम सुपरिटेंडेंट। मैडम का मुंह खुल गया, आंखों में हैरत और फिर गुस्सा हल्को रहने लगा, मगर अब हाशिम ने उसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आप ही ने तो पहुँचाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने अपनी 3 रिश्तेदार बच्चियों और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुँचाई थी। इन चारों लड़कियों के बयान हल्फी, नकल के अमल का तरीक़ा, इम्तिहानी मराकज़ की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी सब इस फाइल में मौजूद हैं। और जब मैं ये फ़ाइल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कंट्रोलर इम्तिहानात को दिखाऊंगा और जब वो इनमें से एक बच्ची के मुंह से ये सब सुनेंगे, क्योंकि वो बच्ची बाद में मदरसे चली गई थी और अब उसे अपनी नकल की कमाई गई डिग्री पे बेहद नदामत है, तो आपका क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट का रंग सफ़ेद पड़ा। हुनैन अलग मुंह खोले हाशिम को देख रही थी, जो सुर्ख फाइल लहराकर सब कह रहा था। ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नकल नहीं करवाई। वो मेरा मसला नहीं है, ये बच्ची मेरा मसला है। आप इसे पेपर वापस दें और इसका जो कितना टाइम ज़ाया हुआ है। रुक कर हुनैन को देखा। वो जो हक्का बक्का उसे देख रही थी गड़बड़ा कर घड़ी देखी। 40 मिनट। इसके जो 40 मिनट ज़ाया हुए हैं वो इसको एक्स्ट्रा दें। इसका पेपर बगैर सुर्ख निशान के लिया जाए और इसे इज्जत से जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी के वीसी का नंबर मेरे फ़ोन में आर की लिस्ट में है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन दिखाई। कंट्रोलर इम्तिहानात का एस की लिस्ट में आईजी का टी में। सो मेरे RST दबाने से पहले इस बच्ची को इसका पेपर वापस मिल जाना चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट की आंखों में देखकर इत्मीनान से कह रहा था, ये सब बकवास है और हम इंस्पेक्शन टीम को कॉल कर चुके हैं, वो आते ही होंगे। वो बेचैन मुस्तरब गुस्से में थी। ये तो और भी अच्छी बात है,
میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا. مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئی. حنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ. ہاشم نے سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے فائل اس کو بڑھائی. حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا. کاردار اینڈ سنس پریزنٹیشن. ہاشم کاردار کے پوائنٹس وہ اندھوں کی طرح صفحے اوپر اور نیچے دیکھ رہی تھی. یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی. اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا. کیا وہ کوئی غلط فائل اٹھا لایا تھا؟